जी बच्चे, अब यहाँ पर देखिए कि हम ब्रेन वाला आर्टिकल पढ़ रहे हैं। इसमें आप देखिएगा कि जो हमारा ब्रेन होता है, बोन्स के जस्ट नीचे ब्रेन पूरा कवर्ड होता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। पूरा ब्रेन कवर्ड होता है स्पेशल किस्म की लेयर्स से, जिनको मैंने अभी आपको नाम बताया मेनिंजेस का। ठीक है, ये मेनिंजेस जो हैं ये क्या काम करती हैं? इट इज एक्चुअली ब्लड ब्रेन बैरियर, ट्रिपल बी इसको कहा जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर। याद रखिए, हमारी बॉडी में कहीं भी अगर ब्लड टिश्यूज में चले जाएं तो उसको हम कहते हैं हेमरेज, उसको हेमरेज कहा जाता है। लेकिन अगर ब्रेन में चला जाए ब्लड तो वो सिर्फ हेमरेज नहीं रहता, वो पैरालिसिस में कन्वर्ट हो सकता है। इस बात को गौर से सुनिएगा कि जब भी कभी बहुत फास्ट बॉल, चाहे वो टेप बॉल हो चाहे वो हार्ड बॉल हो, वो कोई बॉलर कराता है और समटाइम ऐसा होता है कि बॉल बहुत तेजी से आई और जज नहीं हो सकी और बाजू, टांग, माथे या इस तरह से हो गई, और कहा जाता है कि वहां पर नील पड़ जाता है। वो जो नील पड़ता है वो क्या चीज है? दैट इज एक्चुअली अ शॉर्ट हेमरेज। क्या हुआ कि उस एरिया की छोटी छोटी कैपिलरीज डैमेज हुई और ब्लड टिश्यू में आ गया। नो प्रॉब्लम, उस एरिया में थोड़ी देर बाद सब सफाई हो जाती है। थोड़ी देर से मेरी मुराद आफ्टर 24 और यूं कह लें कि 48 आवर्स उस जगह सारी सफाई कर दी जाती है, ब्लड को रिमूव कर दिया जाता है। बट ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ना, इसका काम ये होता है, इट प्रोटेक्ट द ब्लड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द ब्रेन। ब्लड को ब्रेन में एंटर नहीं होने देना किसी भी सूरत। जो भी ऑक्सीजन वगैरह है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, जो भी मटेरियल्स हैं, वो मेनिंजेस लेंगी और किसको ट्रांसपोर्ट कर देंगी? अब देखें, हमारे पूरे ब्रेन में एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का क्या मतलब है? सेरिब्रल का जहां वर्ड आएगा इसका मतलब है वो मुताल्लिक किससे है? ब्रेन से। ये देखिए यहां पर ऊपर लिखा हुआ है, ये देखिएगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये सेरिब्रो का जहां भी वर्ड आएगा इट मींस ब्रेन, और स्पाइन का वर्ड आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ब्रेन के साथ दूसरी चीज क्या जुड़ी होती है? स्पाइनल कॉर्ड। तो ऐसा फ्लूइड, अच्छा ये मेनिंजेस जो है ना, ये ब्रेन में भी होती हैं और ये इसमें भी होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड में भी होती हैं। ठीक है, ये पूरी एक तय होती है जिसने कवर किया होता है ब्रेन को भी बाहर से और स्पाइनल कॉर्ड को भी। ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है इट इज एक्चुअली ईसीएफ। ये ब्रेन का ईसीएफ होता है, ये ब्रेन का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। ठीक है, तो जो भी ब्लड आएगा वो ब्लड जितने भी मटेरियल हैं वो सीएसएफ के हवाले करेगा, और सीएसएफ जितनी भी वेस्ट हैं वो ब्लड के हवाले कर देगा। ब्लड को ब्रेन में एंट्री की इजाजत नहीं है, नेवर, नॉट एट ऑल। अगर खुदा न खास्ता ब्लड एंटर हो जाता है, आपने अक्सर सुना होगा कि ब्रेन हेमरेज हुआ, रिजल्ट दो में से एक होता है, 90%। बहुत खतरनाक बात करने लगा मैं, 90% दो में से एक रिजल्ट होता है। नंबर 1 पैरालिसिस, नंबर 2 डेथ। दो में से एक काम होता है। और लकीली ऐसे लोग होते हैं 10 से 15% जो बच भी जाते हैं, जिनका जो है वो थोड़ा सा डैमेज होता है ब्रेन में और वो वक्तन फवक्तन वो डैमेज भी खत्म हो जाता है। कुछ लोग इस तरह से लकी निकलते हैं। बट अदरवाइज अगर ब्रेन में ब्लड एंटर हो जाता है, वजह क्या है? देखें, हमने बहुत डिटेल पढ़ी किसकी, न्यूरॉन्स में जो आयंस होते हैं, पोटेशियम आयन अंदर हैं, सोडियम बाहर है, क्लोराइड बाहर है, ऑर्गेनिक आयंस अंदर हैं। इनकी जो कैल्शियम चैनल्स भी होते हैं, उस दिन मैंने आपसे जिक्र किया था, इनकी जो एक प्रॉपर कंसंट्रेशन होती है जिसका पोटेंशियल कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ब्लड एंटर हो जाता है तो आपको पता है कि हमारे ब्लड में सेल से बाहर आयन कौन सा है? सोडियम और पोटेशियम में से ब्लड के फ्लूइड में कौन सा आयन ज्यादा होता है? मैं खुद ही बता देता हूं, छोड़ दे। सोडियम। सोडियम ब्लड के फ्लूइड में ज्यादा होता है और पोटेशियम सेल्स के अंदर ज्यादा होता है। बात करने का मकसद क्या है? अगर ब्लड एंटर हो गया ब्रेन में तो पहला फर्क क्या आएगा कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की जो सोडियम कंसंट्रेशन है वो कई गुना बढ़ जाएगी, और कई गुना बढ़ जाने से आपकी पूरी ब्रेन में
जो एक एक बैलेंस आया हुआ होगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो ब्रेन के कंट्रोल में था, अब आयंस अंदर आ जाने की वजह से वो सारा बैलेंस कोलैप्स हो सकता है। इसी वजह से इसका रिजल्ट मेनी टाइम्स होता है क्या, कोमा। इसका मेनी टाइम्स रिजल्ट कोमा होता है, ब्रेन को पता ही नहीं लगता क्या हुआ। तो इस वजह से ये जो सारी मेनिंजेस हैं ये जरूरी हैं, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है इट इज एक्सट्रीमली नेसेसरी। और आप लोगों ने ब्रेन हेमरेज की वजह भी पढ़ी हुई है फर्स्ट ईयर में 14th चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है। ये खास तौर पे ये जो होते हैं क्या नाम देते हैं उसको, जो हाँ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एथेरोस्क्लेरोसिस आपने पढ़े हुए हैं ना, ये जो सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है इसके नतीजे में ब्रेन हेमरेज होता है। और क्योंकि हमारी ये जो वेन होती है यहाँ की, यहाँ पे एक वेन होती है जिसको जगुलर आर्टरी और जगुलर वेन कहते हैं। खास तौर पे आपने अक्सर देखा होगा जिस बंदे को हार्ट अटैक वगैरह आता है तो उसके हार्ट बीट नहीं चेक करते, बल्कि इस जगह पर हाथ रखते हैं। आप अगर अपनी भी इस जगह हाथ रखें ना तो यहाँ पर आपको एक आर्टरी पंप होती फील होगी, ठीक है। तो अगर इस आर्टरी में बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हो जाए और वो बहुत तेजी से ब्रेन तक जाए और ब्रेन की जो आर्टरीज हैं वो हार्ड हुई हुई हो, यानी एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ हुआ हो या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हुआ हुआ हो, तो ऐसे केस में वो आर्टरी या वो कैपिलरी बर्स्ट होती है और वो ब्लड जो है ब्रेन के अंदर जाने का चांस होता है। सो सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और मेनिंजेस का आपको पता लग गया। इसके बाद आइए आपका जो आर्टिकल है दैट इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा जो आप लोगों ने देखना है इस वाले आर्टिकल में वो ये है कि ब्रेन के सबसे पहले जो पार्ट्स होते हैं फोर, मिड और हाइंड, वो कहाँ कहाँ पर होते हैं। देखिए आमतौर पर वो हिस्सा जो सबसे ऊपर होता है ना उसको आप फोर ब्रेन कहते हैं। सबसे ऊपर एंटीरियर साइड पे, एंटीरियर साइड पे जो हिस्सा होता है इसको फोर ब्रेन कहते हैं। इसकी वजह क्या होती है, होना क्या चाहिए कि सिर्फ अगला हिस्सा फोर ब्रेन हो, नहीं, अगला हिस्सा फोर ब्रेन नहीं है। यहां से यहां तक पूरा हिस्सा, मैं ऐसे मुंह करके अगर आपको दिखाऊं, इतना सारा हिस्सा फोर ब्रेन है। वजह क्या है, वजह यह है कि ब्रेन जब हमारी बर्थ से पहले ब्रेन जब डेवलप हो रहा होता है तो सबसे पहला हिस्सा जो डेवलप होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ा हुआ हाइंड ब्रेन होता है। उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो बनता है कानों के दरमियान मौजूद मिड ब्रेन। और बहुत से मैमल्स ऐसे हैं, बहुत से एनिमल्स ऐसे, मैमल्स नहीं कहना चाहिए, बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जिनके हाइंड ब्रेन पे आके मजीद ब्रेन नहीं बनता। फिर कुछ ऐसे हैं जिनका मजीद स्पेशलाइज होता है। सबसे ज्यादा डेवलप्ड ब्रेन मैमल्स और बर्ड्स का, ठीक है। सो डेवलप होते होते सब ये हिस्सा हाइंड ब्रेन है। क्यों, ये सबसे पहले डेवलप हो रहा है। अगर आप एंटीरियर टू पोस्टीरियर आए ना, मैं डॉर्सल टू वेंट्रल नहीं कह रहा, डॉर्सल टू वेंट्रल ये होगा कि डॉर्सल ये साइड है, वेंट्रल ये साइड है, इस तरह आने को नहीं कह रहा, मैं एंटीरियर टू पोस्टीरियर कह रहा हूं। यानी हेड की साइड से आप पीछे की तरफ जाएं एनिमल पोज में, ठीक है। अगर आप हेड की साइड से पीछे की तरफ जाते हैं तो फॉर एग्जांपल ये हेड की साइड है, इससे पीछे की तरफ आएंगे तो ये पोस्टीरियर पोर्शन शुरू हो जाएगा। इस जगह पर फोर है, फिर दरमियान में मिड है और फिर हाइंड है। तो सबसे पीछे स्पाइनल कॉर्ड के जंक्शन पे इस एरिया में हाइंड ब्रेन मौजूद है। ये हाइंड ब्रेन ही होता है आमतौर पर। हाइंड ब्रेन का सबसे आखिरी रीजन होता है। जब मैं बार बार इसी की एग्जांपल दे रहा हूं लेकिन क्योंकि कॉमन एग्जांपल्स देनी पड़ती हैं, जब कसाई छुरी फेरता है तो वो नोक मारता है अंदर छुरी की, जो कि एक गलत अमल है। खास तौर पे फौरी तौर पर मारने के लिहाज से वो नोक फौरी तौर पर नहीं मारनी चाहिए। उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा जब मैं ये पार्ट पढ़ा रहूंगा। लेकिन वो एक्चुअली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान का जंक्शन तोड़ देता है। वो तकरीबन हाइंड ब्रेन का लास्ट पार्ट और स्पाइनल कॉर्ड का स्टार्ट होता है जिससे वो उसको तोड़ देता है और वो दरमियान में राब्ता टूट जाता है। होता क्या है वो मैंने आपको कहा कि वो मैं आपको जब पढ़ा रहा हूँ तब बताऊंगा। तो बुनियादी तौर पर जो फोर ब्रेन होता है वो सबसे एंटीरियर पार्ट का, जो एंटीरियर पार्ट है हमारे सर का, उसका हिस्सा फोर ब्रेन कहलाता है, ठीक है। सो ये जो है वो ये वाला हिस्सा जो ब्रेन का है, एक्चुअली ये फ्रंट इन्होंने बताया हुआ, ये वाला हिस्सा है वेंट्रल पोर्शन, यानी ये वो हिस्सा है जो एनिमल पोज में नीचे को फेस करता है, हम अगर अपनी बात करें। और ये डॉर्सल है और ये वो है जो कि बैक साइड पर है, हमारी बैक ऑफ द हेड है, ठीक है। यहां पर आप लोगों को जो है वो
ये रीजन्स नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो अगर मैं ब्रेन की बात करता हूं तो ब्रेन जो है वो दो हेमीस्फीयर्स में डिवाइड होता है। देखिए बेटा, ये एक स्फीयर है, ये स्फेरिकल शेप है, अंडे की तरह की जो शेप होती है, ठीक है। अगर आप इसको दरमियान में से डिवाइड कर देते हैं तो इन दोनों को आप क्या कहेंगे, इन दोनों को आप नाम देंगे हेमीस्फीयर्स, यानी दो इनकम्प्लीट स्फीयर्स। इवन जो अर्थ है उसको भी हेमीस्फीयर में डिवाइड किया जाता है। इक्वेटर से अर्थ को आप हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो ब्रेन का स्फीयर है, इसको जब आप दरमियान में से डिवाइड करते हैं तो एक रीजन ये है, एक रीजन ये है। सो ये लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर जो है उसकी बात हुई है, ठीक है। तो हमारा ब्रेन हमेशा जो है वो लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड होता है। फिर ब्रेन का जो सबसे बाहर का रीजन होता है ना, इसको कॉर्टेक्स कहते हैं। यहां से आप अंदर की तरफ जाना शुरू करते हैं ना, तो ये जो इतना रीजन होता है यहां से यहां तक, ये ब्रेन का कॉर्टिकल रीजन होता है। ब्रेन का ये कॉर्टेक्स का रीजन है और इसका कलर आमतौर पर जो है वो एक खास तरह का कलर होता है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा बताऊं ना, खास तौर पे उसके बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, तो आप लोगों को याद होगा जब मैं आप लोगों को बता रहा था उसका क्या नाम है, रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा रहा था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, एक्चुअली सबसे पहले तो हम बनाया करते हैं वर्टेब्रा। ये वर्टेब्रा है, ये एक वर्टेब्रा है, ठीक है। उस वर्टेब्रा के दरमियान में आप लोगों को याद होगा मैंने आपको कहा था कि ये आमतौर पर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ये बटरफ्लाई शेप होती है, ऐसे। ये बटरफ्लाई शेप होती है, ठीक है। बटरफ्लाई शेप किस तरह से होती है कि, और देखें इसके अंदर दरमियान में ना, ये जितना रीजन होता है ना बटरफ्लाई वाला, ये सारा का सारा जो है वो ग्रे कलर का होता है। ये सारा ग्रे कलर का होता है, और इससे बाहर का जो रीजन होता है वो वाइट होता है। वाइट रीजन को आप कहते हैं वाइट मैटर, वाइट मैटर। और जो ग्रे रीजन होता है, जिसको मैंने अभी ब्लैक ड्रॉ किया है, उसको हम कहते हैं ग्रे मैटर। हमेशा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों दो रीजन्स में डिवाइडेड होंगे। ब्रेन भी, ये सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड की बात नहीं हो रही, मैं आपको सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का एज एन एग्जांपल बता रहा हूँ। हमेशा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो रीजन्स में डिवाइडेड होंगे। एक रीजन होता है ग्रे मैटर, एक रीजन होता है व्हाइट मैटर। जो ग्रे मैटर, जो व्हाइट मैटर होता है, वो व्हाइट क्यों होता है? वो व्हाइट इस वजह से होता है क्योंकि इसमें जो एक्सॉन्स होते हैं, एक्सॉन्स आर माइलिनेटेड। जी बेटा, माइलिनेटेड का कॉन्सेप्ट क्या है जल्दी से बताइएगा, टाइम कम है। माइलिन शीथ होती है, फैट की शीथ। इधर देखिएगा, फॉर एग्जांपल ये एक एक्सॉन है। माइलिन शीथ इस तरह से एक्सॉन को कवर किए हुए होती है, ऐसे और ऐसे। माइलिन शीथ ने एक्सॉन को बकायदा, जस्ट लाइक पराठा रोल या शवारमा, उसने एक्सॉन को ऊपर से कवर किया हुआ होता है, ठीक है। माइलिन शीथ, माइलिन शीथ होती है फैट की लेयर। और फैट हमारी बॉडी में जहां होगी, अब आइए मैं आपको बड़ा ही इजी उसूल बताने लगा। माइलिन शीथ होती है फैट की लेयर जिसने एक्सॉन को कवर किया होता है। फैट हमारी बॉडी में जहां भी होगी, या वो व्हाइट कलर देगी उस एरिया को, या वो आपको येलो कलर देगी। मैं अब आप लोगों को एक और बात बताता हूं। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है व्हाइट बोन मैरो और रेड बोन मैरो। व्हाइट बोन मैरो और रेड बोन मैरो में कलर का डिफरेंस क्यों है? क्योंकि व्हाइट बोन मैरो में फैट होती है। आमतौर पे ये लोग जो हैं वो नलियों को झाड़ के उसमें से गूदा निकालते हैं और बहुत शौक से खाते हैं। एक मखसूस जायका होता है उसका जो हर एक को पसंद नहीं आता। वो जो व्हाइट बोन मैरो को आप झाड़ के उसमें से निकाल रहे होते हैं, वो एक्चुअली फैट ही फैट है। वो इंतहाई सैचुरेटेड फैट है, जिसको थोड़ी देर आप रखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो हार्ड होना शुरू हो गई। और सैचुरेटेड फैट रूम टेम्परेचर पे हार्ड हो जाती है। मैं बात क्या कर रहा हूं कि बेसिकली जितने व्हाइट पोर्शन होंगे मोस्टली हमारी बॉडी में, जितने जितने व्हाइट पोर्शन होते हैं या येलोइश व्हाइट होते हैं, वहां फैट होती है। ऊपर नहीं, अंदर गोश्त के साथ, ठीक है। सो व्हाइट मैटर की लॉजिक अब आपको पता लग जानी चाहिए।
व्हाइट मैटर की लॉजिक ये है कि उसमें सारे के सारे जो हैं वो माइलिनेटेड एक्सॉन्स होंगे, और ग्रे मैटर में माइलिनेटेड एक्सॉन्स नहीं होते, ठीक है। सो ग्रे मैटर के ग्रे नजर आने की वजह यह है कि उसमें फैट की लेयर नहीं है, जबकि व्हाइट मैटर के व्हाइट नजर आने की वजह यह है कि उसमें फैट है। अच्छा, अब आइए, ये मैंने बात क्यों की है, वो इसलिए कि कॉर्टेक्स आमतौर पे किस कलर की होती है, ग्रे कलर की। ब्रेन में आउटर रीजन ग्रे होता है, अंदर एक रीजन होता है जो व्हाइट होता है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड में आउटर रीजन व्हाइट होता है, इनर रीजन ग्रे होता है। तो ये उलट हो जाते हैं, इसको आप स्पाइनल कॉर्ड से याद रखें कि स्पाइनल कॉर्ड का इनर रीजन ग्रे होगा, उसमें माइलिनेटेड एक्सॉन नहीं होते, आउटर रीजन व्हाइट होगा, उसमें माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है। सो कॉर्टेक्स हमेशा ग्रे कलर की होती है, जो आप लोगों को मैं यहां पर दिखा रहा हूं, ठीक है। अब आइए, कॉर्टेक्स को डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है इन लोगों ने ब्रेन को। तो अब आते हैं हम, फोर ब्रेन का हिस्सा हमने पढ़ लिया। आमतौर पे अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर दिखाऊं तो ये एक्चुअली ये पोर्शन है जो फोर ब्रेन का होता है, ये यहाँ से लेकर और ये गालबन इतना हिस्सा, इसको फोर ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। ये अभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा शायद हम इसको थोड़ा सा और हमें चेंज करना पड़े, बट मोस्ट प्रोबेबली इतना हिस्सा जो है वो फोर ब्रेन का होता है। सो फोर ब्रेन जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक थैलेमस है, एक लिम्बिक सिस्टम है और एक सेरिब्रम है, ठीक है। सेरिब्रम सबसे बड़ा पोर्शन है और सबसे ऊपर नजर आने वाला जो हिस्सा है वो सेरिब्रम है, ठीक है। इसको आप सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कहते हैं, इसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे बाहर का रीजन होता है और सबसे ज्यादा वॉलेंट्री एक्शन होते ही इसमें। ये ब्रेन का, हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, ये देख लीजिए, ये कॉर्टेक्स लिखा हुआ है, हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट ये है। और हमारे डिसीजंस, मेमोरी वगैरह इसमें बहुत ह्यूज दर्जे के होते हैं, और उसके अलावा जो हमारी मेमोरी होती है वो इसमें होती है। हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी आमतौर पर इसमें स्टोर्ड होती है लिम्बिक सिस्टम में, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि इसके भी आगे फर्दर पार्ट्स हैं। हाँ जी, हिप्पोकैम्पस, अमिगडाला और हाइपोथैलेमस। तो हाँ देखिए, अब हाइपोथैलेमस भी फोर ब्रेन में ही शामिल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ से इसको एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है ना वो नीचे करके होता है। यहाँ से इसको एडिट करते हैं, ये तकरीबन इतना हिस्सा बनता है फोर ब्रेन का, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है। सो और ये एमिगडाला, हाँ बिल्कुल नीचे, और नीचे आना पड़ेगा, और नीचे आना पड़ेगा फोर ब्रेन को, क्योंकि एमिगडाला भी इसी का पोर्शन है, और ये एमिगडाला को उन्होंने मेंशन किया हुआ। तो बेसिकली तकरीबन जितना हिस्सा आपको स्कल के एंटीरियर रीजन में नजर आ रहा है, बेसिकली वो सारा ही फोर ब्रेन है, ठीक है। तो इसमें जो है वो आप देखते हैं कि सेरिब्रम के कैरेक्टर्स लार्जेस्ट पार्ट है। बेटा बेहतर ये है कि आप लोगों के पास किसी और डिवाइस में ये वाले नोट्स खुले हुए हों, नहीं तो ये सामने हैं, आप लोग जो है वो साथ साथ देखते रहिएगा। लार्जेस्ट पार्ट है डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, ये मैं आपको पहले ही बात कर चुका हूँ। बोथ हाफ्स कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कॉर्पस कैलोसम। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये दोनों हाफ्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर आप इसकी बात करते हैं ना, ये रीजन जो है, ये जो मैंने सारा बनाया, इसमें आप देखते हैं कि तो ये दोनों पार्ट्स एक्चुअली एक दूसरे के साथ अपेरेंटली दोनों एक दूसरे से एक कट के जरिए अलहदा हुए हैं, ठीक है। ये जो कट है दरमियान में, इसके जरिए अलहदा हुए हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं किसके जरिए, एक पार्ट होता है दरमियान में, एक आर्च लाइक स्ट्रक्चर होता है कमान की तरह का, उसको कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। ये देखिए, ये ब्रेन का इन्होंने क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ। अब एक इसमें एक हेमिस्फीयर है, एक नहीं है, तो दरमियान में ये जो कर्व नजर आ रहा है ये कॉर्पस कैलोसम है, और इसमें वो रिलेइंग न्यूरॉन्स होते हैं। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, ये रिलेइंग न्यूरॉन्स है। असल में रिले का क्या मतलब होता है कि ये दो पार्ट्स में आपस में कांटेक्ट करवाते हैं, रिलेइंग न्यूरॉन्स। सो अब आप उसके बाद देख लीजिए, आउटर मोस्ट रीजन फॉर्म्स फोल्ड कॉल्ड कॉन्वोल्यूशन। जी बेटा, कॉन्वोल्यूशन का क्या मतलब है, इस ये मुझे बताया कि आउटर मोस्ट रीजन ने कॉन्वोल्यूशंस बनाई हुई है। कॉन्वोल्यूशन क्या होता है, जल्दी से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कॉन्वोल्यूशंस होता है तही। अगर मैं जो है वो, एक बहुत बड़ा कपड़ा है मेरे पास और मैं उसकी तहें लगाना शुरू कर देता हूँ ऐसे, फिर उसके बाद उसकी एक और तय, फिर तय, तो वो छोटी सी दराज में आ जाता है,
आप उस कपड़े को बगैर तय किए दराज में रखते हैं ना, तो वो इतनी ज्यादा जगह घेरता है बिला वजह। बेसिकली कॉन्वुलेशन हमारी बॉडी में बहुत जगहों पर होती है, बहुत जगहों पर होती है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर मैंने शायद आप लोगों को पहले भी बताया हुआ, एक दफा और जिक्र कर लेते हैं। हमारे ब्रेन में कॉन्वुलेशन है, तहे हैं, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से लेंथ में बड़ी है, पता है आपको? स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में लेंथ में बड़ी है, लेकिन विड्थ में छोटी है, मतलब चौड़ाई कम है, लंबाई ज्यादा है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी बड़ी सारी कैसे फिट आती है? कॉन्वुलेशन, तहें लगा दी जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन कॉन्वुलेशन है। हमारे इंटेस्टाइन अंदर से भी उसमें विलाए होते हैं, कॉन्वुलेशन है। जहां जहां आपने एक बड़े वॉल्यूम की चीज को एडजस्ट करना होगा, वहां उसमें कॉन्वुलेशन क्रिएट कर दी जाएंगी। अब ये जो हमारा ब्रेन है, ये तकरीबन 100 मिलियन न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल है। सिर्फ ब्रेन की बात कर रहा हूं, उसके बाहर की बात नहीं कर रहा। 100 मिलियन न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल है तकरीबन। अब ये जो 100 मिलियन न्यूरॉन्स हैं, ये ब्रेन के इतने पोर्शन में कैसे समा जाते हैं? कॉन्वुलेशंस होती हैं, कॉन्वुलेशंस की जाती हैं, बहुत ज्यादा तहें मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से ब्रेन में एडजस्ट हो जाता है, ब्रेन स्कल में एडजस्ट हो जाता है, वरना ब्रेन स्कल में एडजस्ट नहीं हो सकता। हमारे ब्रेन को इतनी ज्यादा तहों की जरूरत क्यों है? अगला सवाल ये पैदा होता है, हमारी स्कल छोटी है तो इतना बड़ा बड़ा ब्रेन क्यों? बेटा, हमारे अंदर जो सलाहियत है मेमोरी की, थिंकिंग की, डिसीजन की और स्पीकिंग की, ये 4 सेंटर बहुत बड़े बड़े हैं हमारे ब्रेन के अंदर। और अगर ये सेंटर फिट करने हैं ह्यूमन की छोटी सी स्कल में, तो ब्रेन बड़ा करके उसकी तहें बनानी पड़ेंगी, और यही वजह है कि इसके अंदर तहें मौजूद होती हैं, कॉन्वुलेशन मौजूद होती हैं। ठीक, इसके बाद आइए जनाब, लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल द राइट एंड राइट कंट्रोल द लेफ्ट। अच्छा, ये अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि लेफ्ट राइट को कंट्रोल क्यों करती है और राइट लेफ्ट को कंट्रोल क्यों करती है। मैं कोशिश करता हूँ एक इमेजिनरी डायग्राम के जरिए आपको ये समझाने की। बेटा, ब्रेन जो है वो इस तरह का एक हिस्सा है, ऐसे, मतलब अगर आप इसको ब्रेन को देखें आप फ्रंटल पोर्शन से, आईज की साइड से आप देखते हैं, वेंट्रल रीजन से अगर आप ब्रेन को देखते हैं, तो ऐसे ब्रेन जो है वो, और दरमियान में से आपको पता है कि इट इज डिवाइडेड, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब जो नर्व्स आ रही होती है ना स्पाइनल कॉर्ड से, वो ऊपर की तरफ आती हैं, और जो लेफ्ट साइड वाली नर्व होती है ना, वो बजाय इस साइड को जाने के, इस साइड को जाने के, जो लेफ्ट साइड की नर्व है उसके लिए ज्यादा सहूलत ये है कि वो इस साइड को टर्न ले एवोल्यूशनरी तौर पर, और जो एक और नर्व होती है जिसने राइट साइड का पैगाम लेकर जाना होता है, यानी कि ये जो क्रॉस है ये हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को एडजस्टमेंट में हेल्प करता है। ये जो क्रॉस बन रहा है ना, मतलब आप इसको यूं समझ लें कि इस जगह क्रॉस बन रहा है, तकरीबन इस जगह या इस जगह, कि इस जगह से जितने भी न्यूरॉन्स आ रहे हैं वो ऐसे जा रहे हैं, और इस जगह से नर्व आ रही जो ऐसे जा रही है। तो ये राइट और लेफ्ट का जो सिलसिला है बेसिकली, ये किसकी वजह से है? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो न्यूरॉन्स की या एक्सॉन्स की जो एडजस्टमेंट है उस वजह से, और इसमें कोई हिकमत नहीं है, और इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है साइंटिफिकली, और इसमें कोई खास बात नहीं है कि राइट पोर्शन लेफ्ट को और लेफ्ट पोर्शन राइट को कंट्रोल करता है। इसकी कोई ऐसी कोई खास बात, ऐसी कोई खास लॉजिक नहीं है, सिवाय इसके कि न्यूरॉन्स की एडजस्टमेंट जो है वो आसान होती है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं फंक्शंस। ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स और डिस्क्रिप्शन थी, इसके बाद आ जाते हैं फंक्शंस पे। कॉर्टेक्स के फंक्शंस क्या होते हैं? मेरे ख्याल हम सिर्फ यही पढ़ सकेंगे। सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करती है जी, और उसको प्रोसेस करती है और स्टोर करती है, मतलब मेमोरी इसका जो है वो बहुत खास तौर पे शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसका जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इसका काम ज्यादातर शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी का। लॉन्ग टर्म जो है वो आगे जाकर जो हिप्पोकैम्पस का वर्ड लिखा हुआ है उसमें स्टोर होती है। वॉलंटरी इंफॉर्मेशन, आमतौर पर हम जो वॉलंटरी इंफॉर्मेशन मतलब हम जो इरादा बनाते हैं, कहीं मूव करते हैं, कहीं जाने के लिए सोचते हैं और उस तरफ मूव करना शुरू करते हैं मसल्स वगैरह के जरिए, वो वॉलंटरी इंफॉर्मेशन सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आती है जी। थिंकिंग भी इसी में है। मैंने आप लोगों को बताया था कि थिंकिंग का प्रोसेस आमतौर पर उसमें एसोसिएटिव न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, मेमोरी में भी थिंकिंग में भी, इन दोनों में एसोसिएटिव न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को जब मैं पढ़ा रहा था एसोसिएटिव न्यूरॉन तब बताया था। उसके बाद चलिए जी, सेंसरी एरियाज। हाँ, मतलब ये आईज और ईयर्स के लिए भी सेंसरी एरियाज यहीं पर हैं। ठीक है,
सेंसरी न्यूरॉन यहीं पर आते हैं। कन्वर्ट्स द इंफॉर्मेशन इनटू सब्जेक्टिव इंप्रेशन सच एज लाइट एंड साउंड। अब ये एक बड़ी बहुत पुअरली अंडरस्टूड चीज है, बहुत ही पुअरली अंडरस्टूड चीज है। आपको पता है साइंस क्या कहती है? साइंस ये कहती है कि किसी चीज का कोई कलर नहीं है, किसी भी चीज का कोई कलर नहीं है। आपको कोई चीज कब नजर आती है? जब लाइट उस पर स्ट्राइक करके वापस आती है, और जितनी लाइट वापस आकर आपकी आंखों को मिलती है वो उस शय का कलर बन जाता है। साइंटिफिकली किसी भी चीज का कोई कलर नहीं होता। आपको एक ऑब्जेक्ट ब्लैक नजर आ रहा है, हो सकता है किसी और जानवर को वही ऑब्जेक्ट डिफरेंट नजर आ रहा हो। वजह क्या है कि उसकी आईज में रिसेप्टर ज्यादा हो, आपकी आईज में रिसेप्टर। ह्यूमन की आईज में रिसेप्टर बहुत ही कम है। मैं आप लोगों को बताऊं ह्यूमन का सबसे बड़ा कारनामा क्या है? अब मैं आपको बताता हूं। ह्यूमन अपनी किसी लिहाज से अशरफुल मखलूकात कहलाने के लायक नहीं है, सिवाय ब्रेन के। सिवाय ब्रेन के पूरे एनिमल किंगडम में बहुत से ऑर्गेनिज्म ह्यूमन से कहीं ज्यादा बरतर हैं। आइज, उकाब का मुकाबला कर लें, भागना, आप यकीन करें आप एक इंतहाई स्लो ऑर्गेनिज्म से ज्यादा तेज नहीं भाग सकते। चीता तो दूर की बात है, उड़ नहीं सकता इंसान। उसके बाद ताकत, आपके अंदर तो बकरे से 2 साल के बकरे से ज्यादा ताकत नहीं होती हमारे अंदर से। बहुत ही जिम वगैरह कर ली तो कुछ ताकत आ जाती है, कोई खास ताकत नहीं है। एक ऐसी क्वालिटी है, एक तो ऑर्गन की बात कर रहा हूं, सबसे डेवलप्ड ऑर्गन जो ताकत है ह्यूमन की वो ब्रेन है। और इस पूरे ब्रेन में जो सबसे पावरफुल क्वालिटी है वो क्या है, वो अब आप लोग बताएं मुझे। मेरे ख्याल है मैंने आप लोगों को बताया होगा। कम्युनिकेशन, बोलना। थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, थाउजेंड्स ऑफ वेज ऑफ कम्युनिकेशन। जी, स्पीकिंग, बहुत ही ज्यादा वर्ड्स, बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताता हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने असल में 3 क्लासेस लेता हूँ मैं, बाज़ औक़ात किसी में कोई बात कर देता हूँ, मुझे लगता है मैंने आप लोगों को बताई हुई है। 4 क्वालिटीज़ हैं जो अल्लाह ताला जिक्र करता है कुरान पाक में कि ये इस दुनिया की बेहतरीन क्वालिटीज़ हैं। नंबर 1 सूरह रहमान की पहली 4 आयत है। अर्रहमान, अल्लाह ताला के जितने नाम हैं उनमें सबसे ज्यादा बेहतरीन सिफाती कैरेक्टर अल्लाह ताला का जो है वो अर्रहमान है। रहमत से भरपूर, कभी रहमत खत्म ना होने वाली जिसकी रहमत होती है कि जो मौत से पहले तौबा कबूल कर ले, रहमान। अल्लमल कुरान, कुरान पाक सिखा गया, दुनिया की बेहतरीन किताब, दुनिया की बेहतरीन किताब, इससे ज्यादा बेहतरीन सिस्टम, अखलाकियात और किताब कहीं नहीं हो सकती। खलकल इंसान, अपनी तख्लीक की पीक बता दी कि मेरी तख्लीक की पीक ये है। नंबर 4 अल्लमहुल बयान, उसको बोलना सिखाया, उसको बोलना सिखाया। ये जो क्वालिटी है इंसान की, ये किसकी वजह से है? ये अल्लाह ताला ने जो ब्रेन दिया है ना, इसी वजह से है। और उसके साथ साथ हमारे वोकल मसल्स हैं, वोकल कॉर्ड्स यहाँ पर होते हैं, वोकल मसल्स यहाँ पर होते हैं। ये जो टोटल क्वालिटी है, इससे ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी पूरे एनिमल किंगडम में, पूरे रूए अर्जी पर किसी ऑर्गेनिज्म में ये क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। इंसान के पल्ले सिर्फ ब्रेन है, उसके अलावा आप जो भी कैरेक्टर निकाल लें, आपको कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म अपने से बरतर नजर आएगा। अखलाकियात, सोशल सिस्टम, ये सारा कहां से आया है इंसान में? कल्चर। और बदमाशियां भी यहीं से आई हैं। मतलब जितना जीनियस होता है उतना भी बदमाश भी हो सकता है। ये डिफरेंट जो चीजें हैं ये डेवलप्ड ब्रेन से आई। तो ये मैंने बात असल में क्यों की है, क्योंकि ये जो आप लोगों को इन्होंने यहां पर पॉइंट दिया हुआ है, कन्वर्ट्स द इंफॉर्मेशन इनटू सब्जेक्टिव इंप्रेशन, मतलब लाइट को कलर्स में चेंज करना।
लाइट को डिफरेंट लाइट की वेवलेंथ आ रही हैं आपके ब्रेन तक, उनको कलर्स में चेंज करना ये ब्रेन का काम है, कॉर्टेक्स का काम है। डिफरेंट वेवलेंथ आपको रिसीव हो रही हैं, आप उसको वही नाम दे देते हैं। फिर वाइब्रेशन, डिफरेंट वाइब्रेशंस आ रही हैं कानों में। एक ही बंदा बोल रहा है, कभी वो ऊंचा बोलता है, कभी वो नीचा बोलता है, कभी वो कुछ अल्फाज बोलता है, कभी वो कुछ अल्फाज बोलता है, कभी वो जो है वो सरगोशी करता है, कुछ करता है। वो आपको कानों में डिफरेंट साउंड वेव रिसीव हो रही हैं। वो सब साउंड वेव, वो सब की सब हैं साउंड वेव, लेकिन उनको स्पेसिफिक आवाजों में कन्वर्ट कौन करता है? ब्रेन। मतलब ये इसकी आवाज है, ये इसकी आवाज है, ये इसकी आवाज है, ये इसकी आवाज है। इन सब को सब्जेक्टिव इंप्रेशन में कॉर्टेक्स कन्वर्ट करता है। सब्जेक्टिव इंप्रेशन का मतलब ये होता है कि आपको एक ही एरिया से स्टिमुलाई आ रहे हैं और उन तमाम स्टिमुलाई को डिफरेंट किस्म के इंप्रेशन में कन्वर्ट करने का काम कॉर्टेक्स का होता है। अब मुझे लैपटॉप पे कई तरह के कलर्स नजर आ रहे हैं, मैं उस जगह पे मेरी आई जाती है, मुझे जनाब अगर आप ऊपर देखें मेरे लैपटॉप के ऊपर वो जो बना हुआ है एक बुकमार्क बार बना हुआ है, शुरू में जीमेल है, फिर गूगल ड्राइव है, यूट्यूब का आइकॉन भी है, ऊपर अगर देखें हर एक का कलर डिफरेंट है, मुझे हर एक का कलर डिफरेंट नजर आ रहा है। ब्रेन इन सब कलर्स को प्रोसेस कर रहा है और इन सब कलर को प्रोसेस करके उसको सब्जेक्टिव इंप्रेशन दे रहा है। अब मुझे ये पिक्चर कैसे नजर आ रही है? फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब के आइकॉन को देखें ऊपर, मुझे ये यूट्यूब का आइकॉन सिर्फ इतना सा नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इतने ही आइकॉन से मुझे रेड लाइट रिसीव हो रही है। इसका मतलब है पिक्चर बनती कैसे है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, सुने। पिक्चर बनती कैसे है? पिक्चर सिर्फ उतने हिस्से की बन सकती है जितने हिस्से का कलर आपको रिसीव हो रहा होता है, सिर्फ उतने हिस्से की पिक्चर बनती है। ब्लैक कलर क्या होता है? आप लोगों को ये शायद बात पता हो, या अगर फर्स्ट टाइम पता लग रही है। ब्लैक कलर ये है कि सारी वेवलेंथ किसी ऑब्जेक्ट में अब्सॉर्ब हो जाए, कोई वेवलेंथ आप तक ना आए तो वो ब्लैक कलर हो जाता है। अब यहां पर आप देख लीजिए कि जितने हिस्से में मुझे कोई चीज नजर आ रही है, इसका मतलब है वो पिक्चर उतने हिस्से का कलर मेरे तक आ रहा है, तो वही पिक्चर मेरा ब्रेन बना रहा है। तो ये हालांकि आ लाइट रही है मेरे चेहरे तक, आप इस बात को सोचे ना जरा कि मेरी आईज तक एक्चुअली पिक्चर नहीं आ रही, मेरी आईज तक एक्चुअली कलर्स आ रहे हैं, या कलर्स को भी छोड़ दें, मेरी आईज तक एक्चुअली लाइट आ रही है। उस लाइट को उस सांचे में ढालने का काम किसका है? ब्रेन का। दिस इज सब्जेक्टिव इंप्रेशन। ये सब्जेक्टिव इंप्रेशन होता है कि आप किसी भी जगह से आते हुए डिफरेंट वेवलेंथ को, डिफरेंट साउंड वेव्स को उस इंप्रेशन के अकॉर्डिंगली ढाल लेते हैं ब्रेन के जरिए। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये साइंटिस्ट आराम से स्टडी कर सकते हैं? ये सारे प्रोसेस सब्जेक्टिव इंप्रेशन में कन्वर्ट कैसे होता है, ये आपको शॉर्टली एक चैनल पे मिल जाएगा यूट्यूब पे, हाशिम अलगैली के नाम का एक चैनल है, मैं हर स्टूडेंट को बताया करता हूँ आमतौर पे। वहां पे आपको जो है वो ये इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ब्रेन आती हुई लाइट को कहाँ पे इंप्रेशन बनाता है, लेकिन कैसे बनाता है ये नहीं पता। ये अभी फुली अंडरस्टूड नहीं है। अंडरस्टूड किसी हद तक तो होगा साइंटिस्ट को, लेकिन फुली अंडरस्टूड नहीं है। तो मेरा ख्याल है काफ़ी है। मेरा ख्याल था कि मैं आज ये कम अज़ कम फुल ब्रेन ख़त्म कर दूँगा, बट वो डिटेल इतनी ज़्यादा आ गई। अच्छा जी, ऑल्सो इन्वॉल्व इन स्पीच। चलें इसको बेटा कॉर्टेक्स को ख़त्म कर लेते हैं। ऑल्सो इन्वॉल्व इन स्पीच, ठीक है, स्पीच में भी इन्वॉल्व है। देन उसके बाद टच सेंसेशन, मैंने आपको कहा था सेंसरी इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर यहीं तक आ रही है। इन्वॉल्व इन सेंडिंग इम्पल्सिस टू वॉलंटरी मसल्स, ये मैंने आपको बताया, मसल्स वगैरह वॉलंटरी जो एक्शंस होते हैं वो यहीं से कंट्रोल किए जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड जजमेंट। रीजनिंग क्या होता है? दलाइल आर्ग्यूमेंट तलाश करना। इंटेलिजेंस अक्लमंदी, आईक्यू जो होता है वो भी इसी पोर्शन में। जजमेंट फैसला करना, किसी भी चीज को देखकर उस जगह फैसला करना कि यहाँ पर अब जो है वो क्या डिसीजन लेना है या ये किस तरह से है, ये सारा काम जो है वो कॉर्टेक्स का होता है, सबसे अपर रीजन का होता है। जी बेटा क्लियर है?